हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। सुबह से 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट हुई अनअकैडमी पर और 1 क्लास हमारी यूट्यूब पे कंप्लीट हुई। 3 क्लासेस ऑलरेडी हम सुबह से कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप आप इन सारी क्लासेस को भी देख रहे होंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वोकैब से रिलेटेड क्लास और एडिटोरियल, स्पेशली एडिटोरियल आप सभी के लिए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यूट्यूब पर जरूर देखिए। ये सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार मेरे साथ क्लास में हैं, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें। संदीप केसरवानी सर्च बॉक्स में डालेंगे, सबसे पहले ही मिलेगी, क्लिक करके फॉलो करें। दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्रोफाइल और इनवाइट कोड साथ में शेयर करना पड़ता है, अदरवाइज वो स्टूडेंट फ्री क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पाएगा बिना इनवाइट कोड के। तो इनवाइट कोड संदीप12 बता दें। ये रेगुलर क्लास टाइमिंग्स हैं, पुराना लिखा हुआ है ये भाई, इसको अपडेट करना है। ये अब 2 बजे हो गया है और ये एक 7 बजे है, दूसरा 2 बजे। आप सब जानते ही तो 7 बजे हमारा ये एडिटोरियल शो, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज आपको देनी है। जो नई न्यूज है वो ये है कि इस फ्राइडे और सैटरडे हम सुपर फ्राइडे सुपर सैटरडे इंग्लिश दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्राइडे को इस टाइमिंग के बीच में यूट्यूब पर आपको इतनी सारी क्लासेस मिलेंगी, प्लस 6 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, 10-10 मिनट वाले, ठीक है ना। 6 शॉर्ट्स मिलेंगे, राइट। और ये 6 क्लासेस आपको मिलेंगी कहां पे? आपको ये 6 क्लासेस मिलेंगी अनअकैडमी पे, राइट एवरीबॉडी। तो ये क्लासेस जो है सब देख लीजिए, कौन सी क्लास किस दिन स्टार्ट होगी, कितने बजे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन टाइमिंग पर आइएगा, आप सभी लोगों को इन क्लासेस में बहुत कुछ सिखाया जाएगा, राइट एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं फिर एडजेक्टिव पार्ट। देखिए, अभी कल की क्लास हम लोगों ने जब एडजेक्टिव पार्ट 1 किया तो मैंने उसमें आपको एडजेक्टिव के टाइप्स पर पूरी की पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि एडजेक्टिव टाइप्स क्या है, राइट एवरीबॉडी। सो उसमें आपके टोटल 10 टाइप्स के एडजेक्टिव्स निकल कर आए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग करी थी, ठीक। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के लिए जो 10 टाइप के एडजेक्टिव्स थे, अगर उन 10 टाइप के एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा इस कैटेगरी में बांटा जाए तो हम उनका सीक्वेंस क्या रखेंगे। जैसे मोटा मोटा मान लो, अगर किसी नाउन के लिए सेंटेंस में ओपिनियन बताया जा रहा है, उस नाउन की साइज बताया जा रहा है, उसकी फिजिकल क्वालिटी बताई जा रही है, उसका शेप बताया जा रहा है, एज बताया जा रहा है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप और पर्पस, अगर ये सारे बताए जा रहे हैं या इसमें से कोई भी 2, 4, 6 जितने भी बताए जा रहे हैं, किसी भी नाउन के लिए अगर बताए जाएंगे तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो यही होना चाहिए भाइयों। मतलब आपको सर्वप्रथम उस नाउन का ओरिजिन लिखना है। ये सब एडजेक्टिव्स हैं, इतने टाइप की ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ब्यूटीफुल, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। अगर इस टाइप की बातें शो करने वाले एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हो तो शुरुआत हमेशा यहां से करना। सबसे पहले ओरिजिन वाला एडजेक्टिव लिखना, फिर साइज वाला, फिर फिजिकल क्वालिटी, फिर शेप, फिर एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप एंड पर्पस। इतने सारे एडजेक्टिव्स एक साथ कभी नहीं आएंगे, 2 आएंगे या तो मैक्सिमम 3 आएंगे, ठीक है ना। अब 2 आया, मान लीजिए एक ओपिनियन से आया, एक शेप से आया और एक ओरिजिन से आया, तो ओपिनियन पहले, फिर उसके बाद शेप और उसके बाद ओरिजिन होना चाहिए। सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है ना, सीक्वेंस यही रहेगा। सपोज एक फिजिकल क्वालिटी से आया, एक कलर से आया और एक टाइप से आया, तो पहले फिजिकल क्वालिटी, फिर कलर, फिर टाइप। सीक्वेंस यही रहेगा दोस्तों, सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाला है, सीक्वेंस आपका सेम टू सेम ही रहने वाला है। सेम सीक्वेंस पर आपको एडजेक्टिव को अरेंज करना है। एग्जांपल से आप इसका समझ लेते हैं सबसे पहले कि आखिर कैसे ये पर्टिकुलर चीज काम करेगी। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ही वॉज अ यंग हैंडसम ब्लैक हेयर्ड मैन, ठीक है ना। He was a young handsome black haired man। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसका सही होगा he was a handsome young black haired man। क्यों? क्योंकि ये हैंडसम आपकी ओपिनियन है उस मैन के बारे में, फिर वो मैन का ये आपने यंग एक एज बताया कि वो मैन कैसा है, यंग है। ब्लैक हेयर्ड आपने उसका टाइप बताया, किस टाइप का है, ब्लैक हेयर्ड है। तो पहले ओपिनियन चाहिए, फिर उसके बाद एज चाहिए, फिर उसके बाद टाइप चाहिए। आप देखिए सीक्वेंस हमने यही रखा। तो ओपिनियन एज टाइप लिखा हुआ है, लेकिन पहले कैसा था, ये पहले था एज ओपिनियन टाइप, यानी पहले उसने इसको कर दिया था फिर इसको किया था, जबकि होना क्या चाहिए, ओपिनियन पहले और एज बाद में। आई बात समझ में? आप समझ पाए हो यहां पे कैसे होगा? तो गाइस यहां पर ब्लैक हेयर्ड ये कलर नहीं है, ब्लैक हेयर्ड हेयर के लिए है।
अगर हेयर्ड शब्द नहीं होता, ब्लैक होता, तो ये ब्लैक शब्द कलर में कंसीडर कर लिया जाता, लेकिन ब्लैक हेयर्ड उस आदमी का टाइप बताया जा रहा है, इसलिए ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इट इज अ नैरो लॉन्ग प्लास्टिक ब्रश। अब आपका ये सही क्या होना चाहिए, इट इज अ लॉन्ग नैरो प्लास्टिक। लॉन्ग क्या है, साइज है, कोई भी चीज कैसा है, स्मॉल है, टॉल है, लॉन्ग है, तो साइज हो गया, तो ये हमारा साइज हुआ। थोड़ा ब्लू कर देता हूं तो समझ में भी आएगा, ये हमारा साइज हुआ। फिर नैरो कैसा है, उसका शेप है यार, नैरो क्या है, उसका शेप है, तो यहाँ पर ये शेप हो गया। और प्लास्टिक क्या है भाई साहब, एक मटेरियल है, तो ये हमारा प्लास्टिक हो गया, राइट। तो हमने देखा यहाँ पर साइज शेप मटेरियल, साइज शेप मटेरियल, ऐसे ही करके हमें यहाँ पे करना है। अब इसको याद कैसे करेंगे यार, ये सीक्वेंस तो बहुत बड़ा है, बहुत सिंपल है याद करना यार। इसका सबका पहला पहला लेटर लिख लो, OSPS ACOMTP, ये है OSPS ACOMTP, इसको याद रखना है, OSPS ACOMTP, ये तुमको याद रखना है। जब ऐसे करके याद करोगे OSPS, तो O का मतलब फिर 2-4 बार बीच बीच में फुल फॉर्म भी बताना, O ओपिनियन, S साइज, P फिजिकल क्वालिटी, S शेप, A एज, C कलर, O ओरिजिन, M मटेरियल, T टाइप एंड P पर्पस, ऐसे करके फिर आप उसको करेंगे। तो ये चीज याद रखना है आपको, ऐसे करके चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। OSPS, फिर उसके बाद लिखा OSPS OSPSA COMTP, OSPSA COMTP, COMTP, OSPSA COMTP, याद रहेगा, कोई बहुत बड़ी चीज ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा, 10 बार पढ़ोगे ऐसे ही रट जाएगा चीजें, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक से फिर आप इनके फुल फॉर्म्स को याद रखना कि ओ का मतलब क्या है, SPSA, सब में ये ध्यान देना कि कौन वाला एस कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन वाला ओ कौन सा है, ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा पी कौन सा है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको भी अच्छे से, ये शॉर्ट फॉर्म याद करने के बाद उनके फुल फॉर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये पार्ट हमारा एक सीक्वेंस वाला समझ में आ जाता है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स में, कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स जो कि बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, स्टेटमेंट यहां पर क्या कहता है, समझिएगा लॉजिक को। कहता है ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली तथा विदाउट एक्सेप्शन। ये 4 ऐसे शब्द हैं, इनके बाद ईच का प्रयोग गलत माना जाता है, इनके बाद एवरी का प्रयोग सही माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, क्यों नहीं आ सकते, एडजेक्टिव 4, 5, 6, 7, 8, 10, जितना मर्जी उतने लगा लो बेटा, जितने मर्जी उतने लगा लो, एडजेक्टिव है, जितने मर्जी उतने लगा लो, 4, 5 क्या 10 लगा दो आप, आपको जितना बताना है उतना बता दो आप किसी भी इंसान के बारे में, है ना, जितने मर्जी उतने लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक। चलो, सो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन 4 शब्दों को याद करना है, बस 4 शब्द है, कौन से बहुत बड़ा 30 मार्क खाना है, थोड़ा सा है। ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन, इनके बाद एवरी का प्रयोग होता है, ईच का प्रयोग गलत होता है। जैसे आई नो ऑलमोस्ट आया तो ईच स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज इज रॉन्ग, आई नो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज इज राइट। ऑलमोस्ट एवरी, ऑलमोस्ट ईच गलत है, ऑलमोस्ट एवरी, है ना, ऑलमोस्ट एवरी, प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, नियरली एवरी स्टूडेंट, विदाउट एक्सेप्शन एवरी स्टूडेंट। तो इस टाइप से हमें इनके बाद एवरी 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 याद रखना है, राइट एवरीबॉडी। याद करने का तरीका क्या है, बस ये ऐसे याद किया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट, नियरली एवरी स्टूडेंट, विदाउट एक्सेप्शन एवरी स्टूडेंट। कभी एग्जांपल्स नहीं रटा जाता, ये मतलब इसको नहीं रटा जाता, एग्जांपल्स रटा जाता है, रूल्स अपने आप सेट हो जाते हैं। 2-3 एग्जांपल्स 2-3 प्रकार से, कभी स्टूडेंट बोल दो, कभी बॉय बोल दो, कभी गर्ल बोल दो, ऐसे करके करोगे ना, चीजें अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एवरी से मुझे याद आया कि आप एवरी के बाद एक नया रूल आज जान लीजिए, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, एग्री हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, कोई बताए मुझे, चलो शुरू हो जाओ, कौन बताएगा एवरी के बाद प्लूरल नाउन। गलत जवाब है दीपा एंड विभा, गलत जवाब है, गलत जवाब है इफ्तिखार बेटा, गलत जवाब है, पृथ्वीराज गलत है, भैया जितने भी लोग जिनके भी दिमाग में ओएफ आ रहा है वो गलत है। ये बस साहू नाम से कोई है, इनका आंसर सही है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। केवल इकलौती एक कंडीशन है कि जब तुम एवरी के बाद 1 को छोड़कर कोई भी नंबर लिख देते हो तो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे एवरी 5, अब तुमको लिखना पड़ेगा बॉयज, एवरी 5 बॉयज, मतलब एवरी और नाउन के बीच में अगर कोई गिनती आ गई ना भाई साहब, 1 को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 1 है तो सिंगुलर ही हुआ ना।
और वैसे भी एवरीवन होता ही नहीं है, एवरीवन बॉयज होता भी नहीं है, ये तो बात ही गलत हो गई है। तो एवरी 5 बॉयज, प्रत्येक 5 लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक प्रत्येक 5-5 का ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है भाइयों, हमेशा याद रखना एवरी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इस कंडीशन में आता है, और ईच के साथ प्लूरल नाउन तब आता है जब ईच किसी प्रोनाउन या नाउन के बाद लगता है। जैसे आपने कहा वी ईच, आपने कहा वी ईच, आपने कहा दे ईच। अब ये हमारा क्या है भाइयों, इस कंडीशन में ये प्लूरल हो जाता है। तो ईच में पहले कोई प्लूरल लग जाए तो होता है, एवरी में बाद में कोई प्लूरल लग जाए तो होता है। बस ये पॉइंट याद रखना, इतना आसान है, चीजें अपने आप सेट हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस पे 10-10 एग्जांपल्स मन में बोल लेना। जैसे एवरी 5 बॉयज, एवरी 2 गर्ल्स, एवरी 3 फ्रेंड्स, एवरी 9 इंस्टीट्यूशंस, एवरी 10 पेन्स, एवरी 3 गार्डन्स, ऐसे करके बोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये करा जाता है हमेशा, जब ऐसे करके पढ़ोगे ना तो चीजें बैठ जाती है दिमाग में। जो आप लोग कहते हैं ना सर इतने रूल्स कैसे याद करते हैं, हम सब ने ऐसे दिमाग में बैठा रखे। एवरी बॉयज नहीं होता है भाई सुरजीत, यार क्या करोगे भाई, कुछ भी मतलब अपने से दिमाग लगाए पड़े हो यार जबरदस्ती। मैं बता चुका हूं एवरी ईच के डायरेक्ट बाद नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन एवरी 5 लिखोगे तो प्लूरल हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट, फिर भी पूछे पड़े हो जबरदस्ती। हाँ, इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे आप, कैसे काम चलेगा भाई। तो ये हमने एवरी का एडिशनल रूल बताया जो अभी तक नहीं बताया था, इसमें बताया, याद रखिएगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं भाइयों। ईच और एवरी का मतलब हिंदी में प्रत्येक होता है, आप सब जानते हो। मीनिंग तो दोनों की समान है, लेकिन यूज डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी बाकी तो आपने देख लिया, थोड़ा सा और समझ लीजिए। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, कुछ नया नहीं बताने जा रहा, प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। एवरी का प्रयोग केवल 2 से अधिक के लिए किया जाता है। प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखोगे यही बात पढ़ा है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी की बात की जाए, किसी की बात अलग अलग करनी हो तो ईच का प्रयोग करें, और जब सभी व्यक्ति या वस्तु सम्मिलित से मतलब सम्मिलित रूप से प्रयोग हो तो एवरी का प्रयोग करें। मतलब जब बोला जाए कि इंडिविजुअली ये ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की बात हुई है, और एवरी स्टूडेंट का मतलब हर एक, सारे स्टूडेंट्स के। एवरी मतलब एक प्रकार से ऑल, एवरी का मतलब एक प्रकार से ऑल। बस अंतर ये है कि एवरी लगता है तो सिंगुलर हो जाता है और ऑल लगता है तो प्लूरल। जैसे ईच पर्सन, और ईच पर्सन हैज हिज ओन टेंशन, अपनी सबकी अपनी टेंशन, सबकी अपनी अपनी टेंशन, ईच पर्सन होगा। एवरी पर्सन हैज हिज ओन टेंशन कहना गलत हो, ईच पर्सन, क्योंकि कंबाइंड टेंशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी टेंशन। और एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन समबडी एल्स, यहां पर एवरी मदर का अर्थ है सारी माताएं, समझ रहे हो ना। तो एवरी का मतलब है सारी माताएं, प्रत्येक माताएं, मतलब एक एक माता नहीं, हर एक माताएं, मतलब ऑल माताएं। लेकिन यहाँ पर ऑल पर्सन हैज हिज ओन टेंशन का मतलब हो गया सारे इकट्ठा मिला के कॉमन टेंशन रखे, है ना, कॉमन टेंशन। ये टेंशन सबके दिमाग में बराबर बराबर है, दैट इज ऑल, एक प्रकार से सबकी टेंशन, वो हो जाती है एवरी टेंशन, एवरी पर्सन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब हर किसी की इंडिविजुअल है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, तो वो ईच पर्सन का केस हो जाता है। और जब सब में इक्वल होता है तो एवरी पर्सन। जैसे आप घर में केक कटा और आपने कहा प्रत्येक बच्चे को केक दे दीजिए, तो सब बच्चे को केक बराबर बराबर मिलेगा, हम क्या बोलेंगे, दिस केक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरी स्टूडेंट, एवरी बॉय, एवरी किड, एवरी किड, समझ गए ना। तो ये लॉजिक होता है। हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज तक नहीं पूछी गई कि ईच हटा के एवरी और एवरी लगा के ईच लगाया जाए, ऐसा कभी नहीं पूछा गया। कि कॉन्सेप्ट में है इसलिए बता दे रहा हूं, क्योंकि पूछा नहीं गया है का बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, समझे। पूछा नहीं गया है का इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि पूछा भी नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए तैयारी हमारी इसकी भी रहनी चाहिए। एवरी मतलब एक प्रकार से सभी की बात होती है, और ईच का मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना, हर एक इंडिविजुअल का अपना। जैसे खेतों में जब पानी दिया जाता है तो प्रत्येक पौधे को पानी पहुंचता है ना। जब खेत में हम पानी देते हैं तो प्रत्येक पौधे को पानी पहुंचता है, लेकिन प्रत्येक पौधे के पास पहुंच के पानी नहीं डाला जाता। तो वो पानी जो पहुंचा है वो सारे पौधों को पहुंचा है, तो हम ईच पौधा नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे एवरी प्लांट, समझे। वो एवरी प्लांट है कि सभी को, क्योंकि कलेक्टिवली दिया गया। लेकिन अगर हम घर में बगीचा बनाए हैं
घर में गमले डाले हैं तो हर गमले में अलग पानी दिया जाता है, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, ऐसे करके। तो वो फिर ईच प्लांट हो जाएगा जब घर में पानी देते हैं तो, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल गेम वहां पे हो जाता। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। बात आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ईच एंड एवरी का प्रयोग नाउन को इंफेटिकली व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये आप जानते हो। जब थोड़ा सा जोर डाल के बात कहनी होगी, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक, ईच एंड एवरी, हर कोई, एकदम जोर, मतलब हर कोई, जब मतलब बहुत ही ज्यादा जोर डाल दे कि एग्जांपल जैसे ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। हम चाहते तो हम ये भी बोल सकते थे कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के प्रत्येक जो है, हैज रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। हम चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, हमें इसको जोर डाल के बोलना है, क्योंकि बात ऐसी है। ईच एंड एवरी, आपके एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जहां पर ईच दिया होगा और लगाना होगा ईच एंड एवरी, ना, एवरी दिया होगा ईच एंड एवरी लगाना होगा ना। प्रॉब्लम इसमें हो सकता है ये दे दे, ईच एंड ईच करके दे दे तो वो गलत है, एवरी एंड एवरी करके दे दे तो गलत है, होना चाहिए ईच एंड एवरी। तो एक तो पहली चीज ये याद रखना कि ईच एंड एवरी ये होता है, एवरी एंड ईच नहीं होता है। गलत है बेटा ऋतिक, ईच बॉयज नहीं होता भाई, बता चुका हूं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। ईच एवरी के डायरेक्ट बाद नाउन सिंगुलर होता है, तो ईच एंड एवरी ही होगा, एवरी एंड ईच नहीं होता। ये पेयर में ईच पहले है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, समझे। तो यहां पर ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब लगा है, पॉइंट याद रखिए। जैसे कि एवरी के साथ आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब एवरी के पश्चात कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लगाकर नाउन लगाया जाता है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, राइट एवरीबॉडी। एवरी 10 years, एवरी 7 days, अभी अभी यही पढ़ाया मैंने, राइट। ईच का प्रयोग ऐसे कभी ना करें, ऐसे करके ईच से कभी नहीं बनाया जाता। एवरी का मैंने बताया ना, देख लीजिए, जो बात बताई मुझे लगा कि यहाँ पे आपको जो है पहले से ही बता देते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हल्का सा हो जाएगा। ठीक है, चलो। किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हमेशा ईच का ही प्रयोग करते हैं, एवरी का नहीं करते। अभी अभी इसको भी तो एक्सप्लेन किया है, किया नहीं है, वी ईच किया नहीं है, अजी दे ईच किया नहीं है, दिस शर्ट कॉस्ट इतने रुपीस ईच किया नहीं है, इतना हो गया प्लूरल है इसलिए ईच। अभी अभी तो किया है ना, ये किया ना अभी अभी, तो सेम चीज है। मतलब मोटा मोटा मैं तुमको फिर से बता दूं, ईच शब्द का, ईच हो चाहे एवरी हो, चाहे ईच एंड एवरी हो, इन तीनों के बाद हमेशा डायरेक्ट बात सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है, पहली बात। ईच प्लूरल कब बनता है, जब किसी प्लूरल के बाद लग जाए, जैसे वी ईच, अब यहां पर प्लूरल के बाद लगा, अब प्लूरल वर्ब लेगा। एवरी प्लूरल कब बनता है, जैसे आप इसके बाद कोई न्यूमरिक एडजेक्टिव यूज कर ले, जैसे एवरी 10 year, तो अब ये 10 year नहीं, एवरी 10 years होना चाहिए, राइट एवरीबॉडी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इस कंडीशन में प्लूरल है, अदरवाइज आपका इस कंडीशन में डायरेक्ट बाद नाउन लगने पर सिंगुलर है। और एक ऑफ वाली कंडीशन तो मैंने प्रोनाउन में आपको पढ़ाई है, वो प्रोनाउन वाला गेम है, वहां से आपको जाकर देखना पड़ेगा। तो ये वही चीज एग्जांपल, ठीक है। चलो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे आज पहली बार हैं, कल की क्लास नहीं देखी है या तो प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी है, मैं उन हर बच्चे को रेकमेंड करूंगा, मेरे भाइयों मेरे बच्चों, ये पार्ट 2 है, ये इस बैच का बेसिक टू एडवांस का पार्ट 2 है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपको पार्ट 1 पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा एक बार में। तो आप सबसे पहले वो इंट्रो की क्लास से मेरा जरूर देख लीजिएगा, इस सैटरडे संडे दबा के उनको देख लो, 4-4 5-5 क्लासेस, ताकि आपका जितना भी पार्ट हुआ है ना, ज्यादा नहीं है यार, हार्डली 18-20 क्लासेस है बस, उसमें भी डाउट सेशन छोड़ दो तो 15-14 बचेगी, है ना। तो आप वो 14-15 क्लासेस देख डालो, दिन में 3-3 करके एक हफ्ते, है ना, 5 दिन देख डालो, 5 दिन 15 हो जाएगा, उसको देख के उसको खत्म कर डालना, ठीक है। तब आपको ये सब कुछ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बैक क्लासेस से लिंक करते हैं, तो वहां पे मैं कह देता हूं कि इसको मैंने वहां पे पढ़ाया है, सेम चीज फिर से दोबारा क्या रिपीट करें, उसको पहले कोई चीज पहला टॉपिक है पढ़ा दिया तो दोबारा थोड़ी ना उस चीज को उसी बैच में कंप्लीट किया, फिर नया बैच आएगा तो नया होगा, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चा पहली बार है, निपटा डालो यार, सारा निपटा डालो, ईयरफोन लगाओ, कॉपी पेन उठाओ, पढ़ो, अपने से नोट्स बनाओ और पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लो, ठीक। चलो अब आ जाओ भाइयों, बहुत सिंपल चीजें हैं, हल्की सी मैं स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि चीजें उतनी टफ नहीं है,
और स्पीड पकड़ने का मोटो ये भी है कि ये चीजें हम लोग ने या तो प्रोनाउन में या तो नाउन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा टच किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, नहीं आज क्लास लो भाई, क्लास क्यों नहीं लोगे, आज नहीं लोगे तो फिर ये भी तुम्हें ऑफलाइन ही देखना पड़ेगा। लो, बाद में फिर से देख लेना, क्या दिक्कत है। बाद में देखोगे तो 10 मिनट में देख के खत्म कर लोगे, अभी इसको नहीं लोगे तो बाद में फिर पूरा 1 घंटा देखना पड़ेगा। तो लाइव का मजा लो, क्लास क्यों छोड़ोगे आप लोग, क्लास मत छोड़ना गलती से भी। चलो देखो, नाउन प्रोनाउन कुछ भी लिखो बेटा, ईच बाद में लिखोगे तो नाउन प्रोनाउन के प्लूरल होगा, तभी ईच बाद में आएगा और तभी वो हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं ईदर एंड नीदर। मेरे भाइयों प्रोनाउन याद है, ईदर एंड नीदर पढ़ाया, EITHER, ईदर स्लैश नीदर, ये दो शब्द हैं। ये हमारा ईदर का मतलब या तो होता है, नीदर का मतलब होता है ना तो। जब कभी भी आएंगे सिंगुलर नाउन अपने बाद लेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल हमेशा दो के लिए होते हैं, दो के लिए, हमेशा दो के लिए होते हैं। तो आपको सेंटेंस कुछ इस टाइप से बोलना पड़ेगा। देखो EITHER, ईदर बॉय इज स्मार्ट, इसका मतलब दो लड़के खड़े हैं, उसमें से कोई एक लड़का स्मार्ट है। ईदर बॉय इज स्मार्ट ही बोला जाता है, समझना। ये तुम्हारा ईदर शब्द जब नाउन के ठीक पहले लगेगा तभी तो एडजेक्टिव होगा। अगर तुम ऑफ लगा के लिखोगे ईदर ऑफ, तो भाई साहब ये प्रोनाउन हो गया। फिर अब तुमको लिखना पड़ेगा ईदर ऑफ द बॉयज। अब ये लेकिन वर्ब तुम्हारी फिर भी इज स्मार्ट ही होगी। दोनों में डिफरेंस समझो। ईदर के डायरेक्ट बाद नाउन लिखोगे तो नाउन सिंगुलर होगा, क्योंकि ईदर का मतलब होता है या तो दो में से कोई एक। तो एक ही नाउन सिलेक्ट हुआ ना, इसलिए एक ही के सिलेक्ट होने पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाया। लेकिन अगर ईदर के बाद ऑफ लिखोगे तो पूरे इंग्लिश ग्रामर का नियम है कि किसी के साथ भी ऑफ लिखोगे तो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। चॉइस के केस में चाहे ईदर ऑफ करो, चाहे नीदर ऑफ करो, नन ऑफ करो, वन ऑफ करो, टू ऑफ करो, थ्री ऑफ करो, 10 ऑफ करो, 20 ऑफ करो, मोस्ट ऑफ करो, मेनी ऑफ करो, कुछ भी करो, किसी के साथ भी ऑफ करोगे चॉइस के केस में नाउन हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा हमेशा जो उस ऑफ के पहले लगा होगा। जैसे ईदर मतलब दो में से कोई एक, तो एक आया इसलिए सिंगुलर वर्ब। नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, है ना। नीदर मींस दो में से कोई भी नहीं। जब कोई है ही नहीं है तो प्लूरल होने का चांस ही खत्म, वहां भी सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी नीदर बॉय इज स्मार्ट, नीदर ऑफ द बॉयज इज स्मार्ट, दोनों होगा, ठीक है। अगर तुमने मोस्ट लिखा, मोस्ट ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द पीपल, तो ये मेनी मोस्ट प्लूरल है, बाद में वो प्लूरल लगेगी। नाउन तो सब जगह प्लूरल होगा क्योंकि ऑफ लगा दिया आपने। ऑफ लगा दिया तो नाउन हर जगह प्लूरल होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। ऑफ लगा दिया तो प्लूरल नाउन होगा ही होगा जब कभी भी चॉइस की बात होगी। ये लिख लो दिमाग में, लॉक कर लो बच्चा लोग। जब भी चॉइस की बात होगी, चुनने की बात होगी किसी भी चीज को, आपके ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब जो वर्ब लगेगी ये वर्ब हमेशा डिपेंड करेगी ऑफ के पहले लगे हुए इस पर्टिकुलर वर्ड पे, समझे। इस पर्टिकुलर वर्ड पे ये बात याद रखना, गांठ बांध लीजिए। वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये ऑफ, है ना, अ फ्यू ऑफ, राइट, कुछ भी कह लो, सब जगह पर केवल ऑफ के पहले वाले के हिसाब से वो डिसाइड की जाएगी। एक दो एग्जांपल मैंने ईदर का नीदर का दे ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ जाइए बोथ का इस्तेमाल। बोथ का इस्तेमाल बहुत सिंपल है यार। बोथ का यूज कैसे होगा, देखिए, इससे रिलेटेड कुछ चीजों को याद रखिएगा। जैसे आपने कहा बोथ द बॉयज आर स्मार्ट। बोथ का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। बोथ मींस होता है दोनों, तो दोनों में का मतलब हो गया दो दैट मींस टू का मतलब दो दैट मींस यहाँ पे प्लूरल। जब साफ साफ यहाँ पर हमारा शब्द बोथ ने प्लूरल को बोल दिया, तो आपका अगर बोथ ऐसे भी लिखोगे ना, बोथ ऑफ द बॉयज, ये स्टेटमेंट, ये कंस्ट्रक्शन गलत होगा। पता है क्यों ये कंस्ट्रक्शन गलत होगा? क्योंकि बोथ लिखा आपने तो इसका मतलब दोनों, तो बॉयज, दोनों बॉयज में से दोनों, गलत, ये कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा।
आपका आ सकता है या तो ये वाला बोथ दी बॉयज या बोथ स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है, राइट एवरीबॉडी, ये दोनों कंस्ट्रक्शन। लेकिन हर कंडीशन में नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, दोनों रहेगा भाइयों, ये बात याद रखना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो बोथ से रिलेटेड आती है वो ये आती है, बोथ वाला स्टेटमेंट हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। बोथ का सेंटेंस, बोथ वाला सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। मतलब इसमें आप नेगेटिव नहीं कर सकते, अफर्मेटिव ही होना चाहिए, राइट एवरीबॉडी। हमेशा अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख गया, लाइक सेंटेंस आ गया कि बोथ राजेश एंड मनोज आर नॉट गोइंग देयर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ राजेश एंड मनोज आर नॉट गोइंग देयर, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ बेटा ऋतिक, वो वाला सेंटेंस गलत था, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बोथ से नेगेटिव नहीं बनाया जाता कभी भी। आप बाकी कुछ भी बना लो, अफर्मेटिव बना लो, इंटरोगेटिव बना लो, लेकिन नेगेटिव नहीं बना सकते। तो जब नेगेटिव नहीं बनाओगे तो इस नॉट को हटाना पड़ेगा। जब नॉट हटाना पड़ेगा तो या तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, या अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार सेंटेंस नकारात्मक होगा क्योंकि वो नहीं जा रहे दोनों, जब वो दोनों नहीं जा रहे हैं, सेंटेंस आपको चाहिए कि नकारात्मक होना चाहिए, तो आप वहां बोथ हटा के नीदर का इस्तेमाल कर लेंगे, NEITHER, आप नीदर का इस्तेमाल कर लेंगे। नीदर राजेश एंड नीदर राजेश नॉर, नीदर इसकी जगह पे आ गया नीदर राजेश नॉर मनोज। अब नीदर नॉर आया तो हमेशा जो मनोज है सेकंड वाले के हिसाब से, इसको मैं आगे कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, उसके हिसाब से वर्ब आएगी, तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि नीदर है यार, नीदर में सिंगुलर होता है, आपने देखा ना सेकंड वाले के हिसाब से, तो यहां पर ये फिर सिंगुलर हो जाएगा, बोथ था इसलिए प्लूरल। गॉट दिस एवरीवन? हाँ, बोथ के साथ पॉजिटिव सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। तो ये बोथ का पॉइंट हो गया। थोड़ा सा बैक साइड आते हैं, एनएफ का कॉन्सेप्ट। अभी पिछली क्लास में हमने एनएफ की एक हल्की सी झलक दी थी, आज इसकी पूरी कुंडली खोलते हैं। ENOUGH, एनएफ के केस में हमेशा एक बात याद रखना, ENOUGH जो है ये एडजेक्टिव भी है भाइयों और ये एडवर्ब भी है, ये दोनों रोल प्ले करता है। बस याद रखना कि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं पहचान पाए कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है तो आप गलत कर दोगे। अब कैसे पहचानेंगे? लॉजिक इज वेरी सिंपल यार, कोई भी एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और कहां पे लगता है? नाउन के पहले, यानी एनएफ जब नाउन के लिए आएगा तो उसको पहले लगाना, एनएफ प्लस नाउन होता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव या मतलब अगर एडवर्ब बन के आएगा तो एडजेक्टिव के बाद लगेगा, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनएफ होता है। ये भाइयों याद रखना, ये याद रखना, नाउन के लिए आएगा तो उसके पहले, एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए आएगा तो उसके, जैसे आपने कहा कि वो काफी लंबा है तो ही इज टॉल एनफ, ENOUGH। एक बात और याद रखना, टॉल एनफ इज राइट। अगर कहीं पर टॉलर एनफ लग गया ना तो ये गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता। अगर कहीं पर टॉलेस्ट एनफ लग गया ना तब भी गलत है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आता, केवल टॉल एनफ ही सही होता। तो मेरे भाइयों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको एनफ एडजेक्टिव के लिए लिखोगे तो आपको उसके बाद लिखना पड़ेगा, और अगर नाउन वगैरह के लिए लिखोगे तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, जैसे एनफ टाइम, एनफ इंफॉर्मेशन, एनफ कोई भी चीज जिसके साथ आप एनफ करना चाहो। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं एनफ खुद एक प्रोनाउन बन के लग जाता है, जैसे आप लिखते हो ना एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, ये लिखते हो ना एनफ इज एनफ, ये एनफ तुम्हारा एक प्रकार का नाउन है या प्रोनाउन है, कुछ भी कह लो, ये वर्ब है, और ये तुम्हारा एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव। देखो तो ये ऐसी कंडीशन होगी, राइट एवरीबॉडी, ऐसी कंडीशन होगी तो चीजें वहां पे नॉर्मल हो जाएगा, है ना। बच्चों बफरिंग हो रहा है क्या? बच्चों बफरिंग हो रही है क्या? कोई बच्चा नहीं हो रही? ऐसा बच्चा जिसको एक बार भी बफरिंग नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, पूरा जब से क्लास शुरू किया अभी तक एकदम सही चल रहा है। कितने बच्चे हैं जिनको एकदम सही चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, ऑल गुड, एकदम सही चल रहा है। इसका मतलब संदीप सर की तरफ से नेट का इशू नहीं है, अपने नेट की स्पीड को सुधरवाएं। हमारी तरफ से नेट का इशू नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से इशू होता हर बच्चे का बफर करता, कुछ का किया कुछ का नहीं किया, तो जिसका किया उनका नेट खराब है, हमारा एकदम सही है बेटा।
यार 100 एमबीपीएस का लगा हुआ है, 100 एमबीपीएस कम है, 100 एमबीपीएस 100 एमबी पर सेकंड का स्पीड है, कम है, बताओ कम है। इतने में तो तुम कुछ भी चला दो यार, मोदी जी का लाइव कर दो, एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगा। चलो, वो बफरिंग इसलिए पता नहीं क्या नाटक होता है कि दोपहर में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अब यार जानती हो, ये एक ऐसी चीज है जो वायरलेस इंटरनेट तो है नहीं, वायर वाला होता है, फाइबर खींच के लानी पड़ती तार, बीच बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वहीं से होता है, और क्या। चलो कोई बात नहीं। तो हमने यहां पर एनएफ की कुंडली पूरी देख ली। फिर आता है एल्डर ओल्डर, बहुत आसान है यार, ELDER, एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर ओल्डर का मतलब, दोनों का मतलब होता है बड़ा बड़ा, बड़ा भाई बड़ा भाई, बड़ा बड़ा बड़ा, कोई भी बड़ा, ठीक है भाइयों। जब कभी भी आपको ऐसा लगे फैमिली में कोई बड़ा है, फैमिली में, तो वो आपका एल्डर है, एल्डर के साथ टू आता है, लिख देता हूं यहां पे एल्डर टू, ठीक है। और अगर कोई भी फैमिली नहीं, आउट ऑफ फैमिली हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो, चाहे नॉन हो, कोई भी हो, आउट ऑफ फैमिली अगर कोई आपका बड़ा है तो वो उसके लिए ओल्डर आता है, ओल्डर देन होता है, ठीक है। ओल्डर देन, जैसे आपने कहा ही इज एल्डर टू मी, और दूसरा है यू आर ओल्डर देन मी, ठीक है। पॉइंट हमेशा याद रखना, ही इज एल्डर टू मी, यू आर ओल्डर देन मी, एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ देन आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात होगी दो एग्जांपल के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये दोनों चीजें हमने तुमको ER वाली बताई है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है भाइयों। सुपरलेटिव डिग्री होगी तो एल्डेस्ट ओल्डेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर 3 बहनें में से जो है नेहा सबसे बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, नेहा is the eldest sister, is the eldest, ELDEST, is the eldest sister, सबसे बड़ी बहन है। और अगर 3 सहेलियों में से, 4 सहेलियों में से एक सहेली सबसे बड़ी है, तो उसके केस में बोलेंगे हम नेहा is the oldest sister, oldest friend, oldest friend, दोस्तों में कहा ना हमने। सो भाइयों ऐसे करके याद रखना, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ER वाले 2 के लिए और EST वाले 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा 3 हो, चाहे 3000 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। फिर अगला आता है फर्दर एंड फार्दर, बहुत सिंपल है। देखो फर्दर मींस होता है FURTHER, जिसमें U लिखा है, और एक होता है फार्दर, FARTHER। फर्दर मींस होता है आगे का, और फार्दर मींस होता है दूरी से संबंधित है ये, ठीक है। जैसे आगे का, या तो नेक्स्ट कह लीजिए, आगे का कुछ भी नेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी। जैसे आपने कहा आगे की खबर मुझ तक आती रहनी चाहिए, तो फर्दर इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर क्वायरी, आप आगे की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर फर्दर क्वायरी। सो फर्दर क्वायरी का मतलब क्या है भाइयों, आगे की कोई भी खबर। आगे का मतलब ये नहीं कि यहां से 5 किलोमीटर आगे, नहीं, आगे मतलब आगे कुछ पता चले तो बता दें, ठीक है, वो फर्दर है। और फार्दर मतलब होता है दूरी यार। जैसे आपने कहा कि माय स्कूल SCHOOL इज फार्दर, दूर है ना, इज फार्दर फ्रॉम माय हाउस, तो ये फार्दर होगा दोस्तों, क्योंकि फार्दर जो है वो दूरी के लिए है और स्कूल यहां पर दूर, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखें। सर मामा जी एल्डर होंगे, ऑफ कोर्स मामा भाई बहन पापा कुछ भी ले लो, सब एल्डर होते हैं। और एक बात बताओ, तुमको एल्डर लिखने की जरूरत क्या है? हाँ, कभी आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा बेटा, कभी नहीं मिलेगा कि माँ एल्डर है कि ओल्डर है, बाप एल्डर है कि ओल्डर है, क्योंकि भाई तुमको सबको पता है कि माँ बाप बच्चे से बड़े ही होते हैं, भाई बहन छोटे बड़े हो सकते हैं भाई, तो तुमको माँ बाप में कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कैसे सवाल पूछ ले रहे हो उल्टा पुल्टा, पापा बड़े हैं मुझसे कि छोटे हैं? तुम्हें ना पता तुम्हारे पापा छोटे हैं बड़े हैं? हाँ, इतना तो सबको पता है ना यार, कि पहले पापा आए होंगे तभी अपन आए हैं, कि पहले अपन लकी ड्रॉ से लॉन्च हो गए मार्केट में। हाँ जी, चौहान जी के घर में अपन लकी ड्रॉ से लॉन्च हो गए, चौहान जी गए थे ना 135 वाला लकी ड्रॉ खरीदे, और हम ही लॉन्च हो गए वहां पे। फिर उसके बाद जब हम लॉन्च हो गए तो फिर चौहान जी कह रहे अरे पप्पा ये तो बेटा आ गया, बप्पा अभी नहीं है, ऐसा करो बोलो बप्पा को प्रोसेस में लाए, फिर बप्पा को बाद में प्रोसेस में लाया गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना,
बाप आया होगा तभी बेटा, तो ये कंफर्म है कि बाप और माँ हमसे बड़े ही होते हैं, तो वो कभी नहीं आए। ठीक, एकदम पगलैटे हो क्या। चलो ये हो गया। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। इसमें देखो लेटर, लेटर, लेटेस्ट सब आसान है यार, एंड लास्ट। देखो लेटर का मतलब होता है बाद में। अगर कोई भी चीज होता है, जैसे फोन करते हैं ना, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बिजी, प्लीज कॉल लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, वी विल मीट लेटर, वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट लेटर आफ्टर हैविंग लंच, ऐसे करके। तो लेटर मतलब किसी चीज के बाद में, एक समय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई समय, कुछ समय के बाद, कॉल यू लेटर, कुछ समय के बाद, बाद में के लिए हमारा लेटर आता है। लेकिन लेटर का मतलब होता है बाद वाला। बाद वाला ये समय नहीं है, ये पोजीशन है, पोजीशन है, ख्याल रखना। बाद वाला मतलब पहले के बाद, बाद वाले नहीं, बाद वाला, दोनों में अंतर है। बाद वाला मतलब फर्स्ट को छोड़ के, बस जैसे किसी रो में 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारे, तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपका ये पोडियम है, यहाँ पे खड़े हो, तो आपको इस इंसान को बुलाना है, तो ये इंसान तुम्हारा लेटर है, ठीक है, और ये इंसान तो तुम्हारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, लेकिन ये तुम्हारा लेटर है, जिसको तुम सेकंड कहते हो ना, सेकंड वाला हमारा लेटर होता है। तो लेटर समझ गए ना, लेटर स्टूडेंट शुड गेट दिस। लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर पार्ट ऑफ द मूवी का मतलब हो गया इंटरवल के बाद, समझ रहे हो। लेटर पार्ट ऑफ द मूवी मतलब मूवी का इंटरवल के बाद वाला पार्ट, बाद वाला पार्ट है ना, तो बाद वाला पोजीशन किसी की, ठीक। लेटेस्ट मींस, लेटेस्ट तो जानते हो ना यार, लेटेस्ट मतलब न्यू, ये भी तो समय को बता रहा है। नया नया लेटेस्ट डिजाइन दिखाइए, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, लेटेस्ट कपड़े क्या आए हैं, लेटेस्ट 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 पब्लिकेशन, लेटेस्ट एनीथिंग, समय। और लास्ट का मतलब होता है अंतिम यार। अब ये 10 लोग बैठे हैं, तो ये सबसे अंतिम वाला, इसको लास्ट कहेंगे। चाहे 5 लोग की लाइन हो, चाहे 500 लोगों की लाइन हो, सबसे अंतिम, सबसे पीछे वाला लास्ट कहलाता है, ठीक है। उसके ठीक पहले वाला सेकंड लास्ट, उसके ठीक उसके पहले थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सबसे अंतिम वाला ही लास्ट कहलाता है। तो लास्ट का तो जानती हो। लास्ट स्टूडेंट, खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप, यू लास्ट स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट ऑफ दिस रो, है ना, लास्ट बॉय ऑफ दिस रो, यू स्टैंड अप। तो लास्ट बॉय का मतलब सबसे अंतिम वाला, सेकंड लास्ट बॉय, सेकंड लास्ट, ये सब एग्जांपल ही बोल रहा हूं योगेश, लिखो ना एग्जांपल्स, मैं बोल रहा हूं। सेकंड लास्ट स्टूडेंट मतलब क्या है, ठीक पीछे से थोड़ा सा आगे वाला। लास्ट स्टूडेंट should be checked again. The last student of this row should be checked again. मतलब एग्जाम चल रहा है, आपको शक है कि वो इधर उधर देख रहा है तो नकल कर रहा है। The last student of this row should be checked again. यानी इस रो का सबसे अंतिम स्टूडेंट पुनः चेक किया जाना चाहिए। That is last. Latest news, latest information, latest design, ये latest. Later part of the movie is interesting. That is later. Later, call me later. That is later. इतने एग्जाम्पल जो बोल डाली इसको लिख डालो, ठीक है, सब लिख लेना अच्छे से, ठीक। बैक आते हैं दोस्तों, अगला है लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। इसको समझिए, ये कब यूज होता है मेरे भाइयों, LITTLE लिटिल, आ लिटिल एंड दा लिटिल, ये हमारे 3 शब्द हैं, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। सबसे पहली चीज, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और एक होता है लिटिल का मतलब छोटा। जैसे कहते हैं ना, कितना लिटिल बेबी है, लिटिल बेबी, लिटिल बेबी, लिटिल मतलब छोटा बेबी। तो जब लिटिल शब्द, LITTLE, लिटिल जब शब्द छोटा के लिए इस्तेमाल हो, तो चाहे जिस नाउन के लिए लगाना हो लगा दो, चाहे बेबी के साथ लगाओ, चाहे लिटिल स्पून के साथ लगाओ, चाहे लिटिल बॉटल के साथ लगाओ, चाहे लिटिल वाटर के, मतलब किसी भी चीज के साथ लगाओ, छोटा के साथ, कोई भी चीज जो छोटा है, ठीक है, कोई भी, लिटिल बेबी होता है, सब कुछ होता है। तो ये एक अलग कुंडली है। इस केस में ना उसके साथ आर्टिकल आता है ना दा आता है, ना पॉजिटिव देखते हैं ना नेगेटिव देखते हैं, ना कुछ भी देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं लिटिल छोटे के सेंस में कुछ भी। लेकिन अगर लिटिल का इस्तेमाल आपने थोड़ा के सेंस में किया, तो ये पहला वाला शब्द नेगेटिव है, ना के बराबर कोई भी चीज, ये पहले वाले की मीनिंग है। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ना तो नहीं है लेकिन पूरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत। और तीसरा शब्द है दा लिटिल, जितना है सारा का सारा। मेरी लाइन समझना, जितना है सारा का सारा। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो नाउन ना के बराबर होगा या बहुत होगा या सारा का सारा होगा,
वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए सिंगुलर फॉर्मेट में, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। लिख लीजिए इसको, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब जैसे ये मेरे पास पानी की बोतल है, अब इसमें पानी की क्वांटिटी आप समझ सकते हो ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस बोतल में पानी कितना है, इस बोतल में पानी कितना है, समझना गेम को, इस बोतल में पानी, समझ लो यहाँ पे बोतल में इतना पानी है ना। तो अगर मैं पूछूं कितना है, तो इस बोतल में पानी आ लिटिल है, लिटिल नहीं, ना के बराबर नहीं है। अगर मेरा गला सूखेगा तो इतने से काम हो जाएगा। ये आ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। किसी ने मुझसे कहा यार पानी दे, भाई प्लीज पास दी बॉटल, प्लीज पास दी बॉटल। तो मैं उससे बोलूंगा भाई देखना यार, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। ये लिटिल भी हो सकता है, ये यहां भी हो, यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक, कुछ भी कह लो, ये सब का सब लिटिल ही होगा, सॉरी आ लिटिल ही होगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या बनता है, तो लिटिल एग्जांपल नोट करो सभी। देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, ठीक, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, ये पहली कंडीशन होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, दे दे यार गला सूख रहा है, तो मैंने उसको ये बॉटल पास कर दी। जब मैंने उसको ये बॉटल पास कर दी, तो मैंने उसको कितना पानी पास किया, आई पास द बॉटल विच कंटेन्स अ लिटिल वाटर, राइट। लेकिन हमने यहां पर उसको जो पानी दिया, आई गेव हिम द लिटिल वाटर आई हैड। लाइन लिखो, कंफ्यूजन नहीं बढ़ जाएगी, लिखो आई पास्ड द बॉटल, I passed the bottle of water which contained, I passed the bottle which contained a little water। आ लिटिल लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमने कहा जिसमें बहुत मतलब थोड़ा पानी था, ठीक है। इवन हम यहां पर ये भी कर सकते, ऐसा नहीं हम आ लिटिल ही लगाएंगे, हम चाहे तो यहाँ पे केवल लिटिल भी लिख सकते हैं, आप हटा दो। which contained little water, जिसमें ना के बराबर पानी था, और है भी कुछ वैसा, कह भी सकते हो आप, लिटिल इज फाइन, है ना, ना के बराबर है, मतलब ऊपर पूरा ही खाली है, कुछ लिटिल ही है। लेकिन मेरे पास जितना पानी है मैंने उसको पूरा ही पूरा दे दिया, है ना, जितना पानी है मैंने उसको पूरा दे दिया। मेरे पास चाहे इतना हो, इतना ही है, अगर ये इतना भी भरा हो, इतना 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 भरा हो, यहां तक, यहां तक, चाहे पूरा भरा हो, चाहे इतना ही हो, चाहे 4 बूंदे का है ना, हाँ जी, जितना भी पानी है मैंने उसको पूरा पानी दे दिया। तो हम वहां पे बोलेंगे दूसरा एग्जांपल, द लिटिल वाटर which I had, the little water that I had, little के साथ that आता है, that I had in the bottle was given to Mr. XYZ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे द लिटिल आएगा, क्योंकि जितना बचा है सारा का सारा, जितना बचा है सारा का सारा। तो हमने द लिटिल का एग्जांपल देख लिया, हमने आ लिटिल का एग्जांपल देख लिया। किसी ने कहा संदीप सर प्यास लगी है यार, प्लीज पानी दे दो यार, मेरे पास पूरा एक बॉटल था, उसने कहा यार प्लीज पानी दे दे यार, मैंने कहा ले भाई पी ले, ग्लास निकाल, उसने ग्लास निकाला, मैंने उसको आयत से, या तो उसने अपनी बॉटल दी, मैंने उसको उसके बॉटल में, अपनी बॉटल से कुछ पानी ट्रांसफर कर दिया। मेरी बॉटल में हो सकता है फुल भरा रहा हो, या इतना या इतना या इतना या इतना, लेकिन एटलीस्ट जितना है इससे कुछ ऊपर हो। तो मैंने उसको कुछ पानी दे दिया। जब मैंने उसको कुछ पानी दे दिया तो मेरे पास जितना था उसमें से थोड़ा पानी उसको दे दिया, राइट। क्वांटिटी मेरी वाली ज्यादा थी। मान लो 1 लीटर पानी है तो मैंने उसको 400 ml तक दिया, मैंने उसको 499 ml दिया, 500 प्लस नहीं दिया भाई साहब। तो मैंने उसको जो पानी दिया दैट वाज अ लिटिल वाटर, आई गेव हिम अ लिटिल वाटर। समझ गया लॉजिक? तो ये डिफरेंस होता है भाई। अब इतने, इस कंडीशन में भी अगर मुझसे कोई पानी मांगे तो भैया जी इसमें तो सन्नाटा हो गया मामला, 10-20 बूंद पड़ा होगा, बस हो गया, दिख भी रहा होगा आपको। तो इस बॉटल में तो अब एकदम ही क्लियर हो गया कि यार देयर इज लिटिल वाटर। इसने कहा प्लीज 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 दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार भाई, लिटिल वाटर इज देयर इन दिस बॉटल, तो दिस इज लिटिल, कंप्लीटली क्लियर। तो गाइस इन दिस वे हम इसको समझ सकते हैं। बैक साइड
लिटिल आ लिटिल दा लिटिल, अब देखो जैसे लिटिल आ लिटिल दा लिटिल किया, सेम लॉजिक में फ्यू, ये एफ है यार, फ्यू आ फ्यू एंड दा फ्यू चलता है। डिफरेंस ये है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, प्लूरल लिख देता हूं मैं, प्लूरल याद रखना, ठीक है। दूसरा वैसे ये भी है, ना के बराबर, सेम मीनिंग है, सेम। इसका मतलब नीचे वाले का थोड़ा, और इसका मतलब सारा का सारा, जितना भी है सारा का सारा। इसके एग्जाम्पल्स आपको खुद से बनाने हैं, ये होमवर्क है आपका। एक का पूरी डिटेल सुना दी, इसमें तुमको प्लूरल नाउन के साथ एग्जाम्पल खुद से बनाना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलो गाइस, ये फ्यू वाला हो गया। मच मेनी में आ जाइए। मच एंड मेनी में डिफरेंस क्या है? जब कभी भी मच इस्तेमाल होता है तो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मेनी जब इस्तेमाल होता है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंट, अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक। जैसे वाटर कितना कैसा होता है, मच वाटर होता है, ऑयल होता है ना। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन ले लो, सब मच के साथ सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर वर्ब जैसे इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। मेनी के साथ लॉजिक क्या है? मेनी पीपल होता है, बॉयज होता है, गर्ल्स होता है, ये सब के साथ देखो प्लूरल आ रहा है, वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर आएगी, हैव आएगी, वर आएगी, सब प्लूरल प्लूरल आएगा। तो हमारा इसको बस ख्याल आपको रखना, ठीक। मेनी में एक और नया चीज निकल के आता है कि हम जब कभी भी मेनी के डायरेक्ट बाद आर्टिकल ए या एन लगा देते हैं ना, जैसे आपने कहा मेनी एन एलिफेंट, ELEPHANT, राइट। तो एलिफेंट अब हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि आप मेनी के बाद नहीं, आप एन के बाद लगा रहे हो। तो ये जब सिंगुलर हो गया तो वो अपनी सिंगुलर आएगा, है ना। आपने कहा मेनी आ बॉय, भाइयों ए के बाद बॉय आया, सिंगुलर होगा, अतः सिंगुलर वो भी आएगी, इसके साथ इज आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेनी अकेला है कि मेनी के साथ कुछ लगा हुआ है। अगर कुछ लगा है, ए एन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन मेनी के साथ बनेगी, जैसे अ गुड मेनी, ये तो मेनी जैसा है, सेम टू सेम। अ ग्रेट मेनी, ये एक्चुअली गुड और ग्रेट का इस्तेमाल एम्फेसाइज करने के लिए किया जा रहा है। गुड एंड ग्रेट का इस्तेमाल एम्फेसाइज, करीबी कौन है, मेनी दोनों का करीबी होगा ना, तो यहां पर भी आपको प्लूरल ही नाउन चाहिए होगा दोनों में, क्योंकि करीबी वाला के हिसाब से लगाना है, और प्लूरल वर्ब चाहिए, राइट एवरीबॉडी। तो ऐसे करके आपको मेनी की इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से गहराई से दिमाग में बैठा लेना है। नियरेस्ट वर्ड जो है उसके हिसाब से नाउन वर्ब लगता है, नियरेस्ट वाला, नियरेस्ट मेनी। मेनी का मतलब होता है कई, कई है कोई चीज, कई लोग आए थे, कई लोग का मतलब ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। ये ऑल का इस्तेमाल कहां पे होता है भाइयों? देखिए ऑल का केस ये बनता है, ऑल मतलब होता है हिंदी में सभी, लेकिन सभी का मतलब दो प्रकार से होता है, कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कभी काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यहां पर सिंगुलर वर्ब होगी, यहां पर प्लूरल वर्ब होगी। जैसे अगर आप कहते हैं तो आप कह सकते हैं ऑल दी बॉयज, सारे लड़के, ऑल दी गर्ल्स, सारी लड़कियां, ऑल दी टीचर्स, सारे टीचर्स, ऑल दी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, ऑल दी क्लासेस, सारी क्लासेस। यदि ऑल के बाद आपको क्या यूज करना होता है? आपको यूज करना होता है एक प्लूरल नाउन। नाउन प्लूरल हो गया तो ऑफ कोर्स वर्ब तो प्लूरल होगी ही होगी, चाहे आर लगाओ, चाहे हैव लगाओ, चाहे वर लगाओ, जो मर्जी लगा दो, चॉइस इज योर्स। दूसरा, ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये वाला तो समझ गए, ऑल के साथ अनकाउंटेबल आता है तो हम जैसे ये लिखते हैं ऑल इज वेल, थ्री इडियट मूवी का डायलॉग है। ऑल इज वेल में ऑल इज इसलिए है क्योंकि जब भी उसने ऑल इज वेल बोला है, उसने ऑल इज वेल में हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन को ही बोला है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, याद करो मूवी अगर देखी हो तो। ऑल इज वेल का मतलब है हाँ सब कुछ बढ़िया है। किसी ने पूछा और भाई क्या हाल चाल, ऑल इज वेल। परिवार कैसा है यार, ऑल मतलब परिवार का हालचाल, हालचाल ऑफ परिवार इज ऑल इज वेल। बट परिवार ऑल आर वेल, परिवार के जो मेंबर्स हैं ऑल आर वेल, उनका हालचाल ऑल इज वेल। ऑल गुड होता है, गॉड नहीं होता, ऑल गुड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पॉइंट याद रखना है कि भाई ऑल लगा किसके रहे हो तुम, सिंगुलर तब होता है जब अनकाउंटेबल के साथ आएगा, क्योंकि वही सिंगुलर रहता है। काउंटेबल लगाओगे तो ऑल का मतलब तो सभी होता है ना, सभी एक से ज्यादा ही होगा ना काउंटेबल में। तो ये पॉइंट, काउंटेबल होगा तो आर होगा, बिल्कुल सही बेटा, और अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा इज होगा।
हमेशा अनकाउंटेबल में इज मतलब सिंगुलर, और हमेशा काउंटेबल में प्लूरल। ये बात याद रखना, नो एक्सेप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट जाते हैं। मेरे भाइयों, सम एंड एनी का इस्तेमाल कहां पे और कैसे होता है समझिएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, जैसे विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल नाउन। काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल नाउन। सम जो है, सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। भैया सम मतलब हिंदी में क्या होता है, कुछ, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ क्लासेस, कुछ बगीचे, है ना, कुछ अनानास, कुछ पेन, कुछ एप्पल्स, कुछ भी कह लो। तो कुछ सम प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल वही होगा जो काउंटेबल होगा, और उसके केस में सिंगुलर। जैसे एग्जांपल, प्लीज गिव मी सम वाटर। वाटर एंड वाटर के पहले सम क्यों लगाया, क्योंकि भाइयों वाटर अनकाउंटेबल है ना, सम के साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर। और यहां पर देखिए नेबर्स, पड़ोसी, पड़ोसी तो प्लूरल होते हैं ना भाई, इधर इधर और भी बहुत सारे, तो ये सम नेबर्स हो जाएगा। सम नेबर्स, सम वाटर, वाटर, मिल्क, ऑयल, कुछ भी कह लीजिए, गॉट इट। और अफर्मेटिव में सम आया, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में एनी आता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी, जैसे आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव दिस थिंग, आई डोंट हैव दैट थिंग, कुछ भी कह लीजिए, नेगेटिव होना चाहिए। और इंटरोगेटिव में डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। इंटरोगेटिव, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, नो सर आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई डोंट। सो माय डियर आस्पिरेंट्स, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एनी, अफर्मेटिव, लॉजिक सिंपल। प्रीफर शब्द का लॉजिक क्या है भाइयों, प्रीफर जब कभी भी कोई भी चीज किया जाता है, दुनिया की कोई भी चीज जब प्रीफर की जाती है तो दो लॉजिक बनता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी चीज को प्रीफर कर रहे हैं, प्रीफर का मतलब पहले बताओ, प्रीफर कहते हैं ना, मैंने इसको प्रीफर किया। कहीं पे जाते हो आप, जूते खरीदने जाते हो, 4 ऑप्शन आते हैं, किसी एक को प्रीफर कर लेते हो। तो प्रीफर का मतलब है कोई चीज जिसको आप पहले चुनते हो। प्रीफर करना मतलब चुनना एक प्रकार से, ठीक। अगर नाउन में से किसी चीज को चुन रहे हो तो हमेशा याद रखना कंजंक्शन टू लगा के चुनना, कि मैंने इसको चुना इसकी अपेक्षा, इसको चुना टू दूसरा वाला नाउन। और अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रीफर कर रहे हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो भाइयों हमेशा रेदर देन लगाना कंजंक्शन, रेदर देन, राइट। जैसे एग्जांपल, एक बालक ने लिखा आई प्रीफर टी टू कॉफी, लिख लीजिए आई प्रीफर टी टू कॉफी। तो हमारा ये टी कॉफी नाउन है इसलिए टू आया, लेकिन अगर वर्ब का लिखना चाहो तो आप कह सकते हो आई प्रिफर टू स्टडी rather than visit any new place, any new place। बन गई यहां तक। ये क्या है भाई साहब, ये हमारा स्टडी, और rather than visit ये हमारा दोनों क्या है भाई, ये हमारे इन्फिनेटिव्स हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे करके याद रखना माय डियर आस्पिरेंट, ठीक है ना। आई प्रेफर टू स्टडी rather than visit, ये लॉजिक होना चाहिए, आई प्रेफर टू स्टडी rather than visit। समझ गया ना, एक के साथ टू। और वर्ब मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई भाई साहब तो वो भी तो जीरेंडियल नाउन हुआ, उसके साथ भी टू ही लगाना है। तुम समझ रहे हो ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आगे पढ़ाऊंगा मैं, जीरेंडी तो है तो वो तो टू ही लेगा ना। और यहाँ पे तुम्हारा ये, ठीक। नेक्स्ट एंड नियरेस्ट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, जैसे वो नेक्स्ट वाले घर में रहते हैं, नेक्स्ट हाउस, तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट यार। और नियरेस्ट मीन्स होता है करीब, कि वो हमारे नियरेस्ट ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कोरियर उन तक पहुंचा दूंगा, ये लेटर उन तक पहुंचा दूंगा, तो मेरे नियरेस्ट नेबर है ना। हाँ जी, जीरेंड नाउन है, जीरेंड नाउन है, आगे पढ़ूंगा, ठीक है। तो नियरेस्ट मतलब करीब का, जैसे ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी का मतलब ये मेरा घर है, ये उसका घर है, तो ये मेरे नेक्स्ट में रहता है,
ठीक है, और नियरेस्ट का मतलब 10 घर बाद भी रह रहा है ना, तब भी तो वो मेरे नियरेस्ट है। विच इज द नियरेस्ट मार्केट फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल की नियरेस्ट मार्केट कौन सी है? नियरेस्ट मार्केट नेक्स्ट माय हाउस। तो ऐसे नियरेस्ट मतलब करीब का, नेक्स्ट मतलब जस्ट बगल का, समझ गया? ये होता है। अगले पे आता है सर्टेन अनसर्टेन। इक्का दुक्का बचा है, बस हो गया, बहुत ही थोड़ा सा ही है। अगली क्लास हम लोग डिग्री शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा और भी। देखो यार, कई बार पढ़ा चुका हूँ, हर क्लास में डिस्कस करता हूँ, आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ। सर्टेन का मतलब होता है सर्टेन अनसर्टेन, कुछ होता है इनकी मीनिंग, या सम कह लीजिए। दोनों में से जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा उसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जब यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। आप बोलोगे सर्टेन, TAIN, सर्टेन बॉयज आर। दूसरा बोलोगे आ सर्टेन बॉय इज। बाकी एग्जांपल आज कुछ बना लो, गोइंग समवेयर, हाँ, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, ऐसे करके लिख लो तुम। हमेशा याद रखना, सर्टेन मींस कुछ, कुछ लड़के होता, कुछ लड़का नहीं होता। कुछ लड़का इधर, कुछ लड़का अगर आदमी बोलता भी है तो आदमी फिल्मों में ऐसे बोलता है, हाँ कुछ लड़का लोगों को जो है, कुछ लड़का लोगों को मदद कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं ये। लड़का लोगों को, व्हाट डज इट मीन? इट मींस लड़का, देयर इज नॉट ओनली वन लड़का, देयर इज मोर देन वन लड़का। लड़का लोगों को, यानी कि वहां पे बहुत सारे लड़के हैं, है ना। पंटर लोगों को, ये पंटर लोग ना जब देखो नौटंकी करते रहते। व्हाट डज इट मीन पंटर? पंटर मींस आप बॉयज की बात कर रहे हो और वो एक से ज्यादा, तभी तो पंटर लोगों को आप बोलते हो, राइट? याद रखना, अ सर्टेन बॉय और सिंगल, ठीक है। एग्जांपल कंप्लीट करना है, इतने मत छोड़ देना। आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, इसका उल्टा गेम है ये। जिसके साथ आ लगा है ना, ये लेता है प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। जिसके साथ आ लगा है ये दोनों प्लूरल लेता है। जिसके साथ दा लगा है ना, नाउन तो यहां भी प्लूरल है, लेकिन भाई साहब वर्ब यहां पे सिंगुलर है। ये पॉइंट याद रखना माय डियर एस्पायरेंट्स। अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे आपने कहा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां तक तो सेम है। आप द नंबर भी लिखोगे तब भी ऑफ स्टूडेंट्स ही होगा, ठीक है। अब ए है तो वह भी यहां पर प्लूरल आएगी, यहां पे द है तो वह भी यहां पर सिंगुलर आएगी। ये इसका मामला ही उल्टा है, इसका मामला उल्टा है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। समझ रहे हो? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। एक के साथ आर, एक के साथ, तो ये लॉजिक हमारा अ नंबर ऑफ द नंबर के साथ काम करता है, ठीक है। ये एक दो, बस बस दो रूल बचे हुए हैं, हालांकि कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। ये दो रूल बचे हैं, देखो एक ये है, ऑलमोस्ट खत्म है यार, कुछ भी नहीं है, देख लो चाहे। ये वर्ब्स है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, PRONOUN, नाउन को और प्रोनाउन को। लेकिन इन वर्ब्स के लिए भी क्वालिफायर के रूप में एडजेक्टिव ही आता है, ये नियम कहता है। ये जो वर्ब की लिस्ट दिख रही है ना, इनको एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है। ये कुछ सर्टेन वर्ब्स ही हैं और वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, ठीक है। जैसे ही लुक्स हैप्पीली कहना गलत है, हैप्पी टुडे होना चाहिए। द सरफेस फील्स के लिए स्मूथली कहना गलत है, स्मूथ होना चाहिए। व्हाट मेक्स यू सैडली कहना गलत है, सैड होना चाहिए। मेक के लिए सैड, फील के लिए स्मूथ और लुक के लिए हैप्पी, ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के लिए ही एडजेक्टिव बने। लेकिन ये कुछ ही वर्ब के साथ है, ये वर्ब की लिस्ट यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। बस हो गया खत्म। अगली क्लास में अदर एंड अदर पढ़ा दूंगा, इस PDF में है ही है, एक बार देख लेना। कल मैं पढ़ाने के बाद ही डिग्री शुरू करूंगा, ठीक है। बस हो गया, यही, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये अदर एंड अदर पढ़ लेना एक बार, दो पेज है, एक अदर का है एक अनदर का है, ठीक है। ये अदर का है, ये अनदर का है, इन दोनों को एक एक बार पढ़ लेना, बाकी तो पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर डिग्री शुरू करनी है। तो ये तो 1 मिनट में, एक मिनट ये पेज, 1 मिनट ये पेज, 2 मिनट में ये पेज खत्म, फिर डिग्री शुरू, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे कल। देखो गाइस, ये कल जो है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ला रहे हैं यूट्यूब पर, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर है, चैनल है वाईफाई स्टडी, आप सबको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और ये क्लासेस जो है फेस्टिवल है, ये
फ्राइडे 1 PM से सैटरडे 1 PM के बीच। इस समय मैं यूट्यूब पे बहुत क्लासेस डालूंगा और बाकी अनअकैडमी की जो भी क्लासेस लगी हैं वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब पर ये सारी क्लासेस है, ठीक है। और अगले दिन सैटरडे को ये अनअकैडमी पर है, सब क्लासेस फ्री हैं। ये अनअकैडमी की सारी क्लासेस है। कब से? सैटरडे 1 PM से संडे 1 PM के बीच में। इस क्लास को हो सकेगा तो मैं 11 बजे से कर दूंगा, क्योंकि 12 बजे कॉम्बैट होगा, है ना, तो इसको 12 बजे नहीं कर सकते, या तो हो सकेगा तो हटा ही देंगे, लगा तो कर देंगे फिल इन द ब्लैंक के लिए क्लास, ठीक है। और ये कब की है? ये आपकी संडे की है। ये देखो संडे लिखा है, संडे संडे संडे, और ये 3 सैटरडे की बेसिक ग्रामर्स, ठीक। चलो गाइस, फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू फॉलो माय प्रोफाइल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर पहली बार है मेरी प्रोफाइल फॉलो करें, संदीप केसरवानी सर्च करके रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड करें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।